नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का दक्ष स्टडी सर्किल में। आज हम लेकर के आए हैं शिक्षण योजना कक्षा 8 विषय इतिहास, पाठ्यपुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, पाठ 2 भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। ये पाठ भी हमारा काफ़ी बड़ा है, जिसे हम 2 भाग में प्रस्तुत कर सकते हैं और 2 भाग में ही इसको हम अपनी कक्षा में पढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला भाग। शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम एक तरह का एक ब्लॉक बनाते हैं, जिसमें हम दिनांक, कक्षा, विषय और समय डालते हैं। दिनांक हम जिस दिन इसको प्रयोग में लाएंगे उस दिन का डालेंगे। कक्षा है 8, विषय है सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास और समय हमारा रहता है 30 से 35 मिनट। भाग है इसका ये प्रथम। प्रकरण रहेगा आज का भारत में अंग्रेजों का आगमन, उपनिवेश राज्य, भारत को उपनिवेश राज्य बनाने के कारण, भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना और कर्नाटक के युद्ध। लर्निंग आउटकम इस कक्षा के हैं हमारे। बच्चे भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के लिए अपनाए गए तरीकों को समझते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत को उपनिवेश राज्य बनाने के कारणों को बता पाते हैं। सीखने सिखाने की सामग्री है ब्लैक बोर्ड, चौक, संबंधित TLM, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र, मोबाइल अथवा लैपटॉप। मोबाइल अथवा लैपटॉप का यहाँ पर प्रयोग जो हम करेंगे वो हम विभिन्न प्रकार के चित्र दिखाने के लिए करेंगे। इस तरह से हम एक ब्लॉक बनाते हैं जिसमें हम क्रम, चरण, समय और आकलन लिखते हैं। इसमें हमारा जो चरण है वो पहला चरण रहता है शिक्षण के शुरुआत में। इसके लिए हम सबसे पहले पूर्व ज्ञान एवं पाठ परिचय को लेते हैं। सर्वप्रथम बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें पिछले अध्याय में पढ़े गए प्रकरणों से जोड़ते हुए इस अध्याय की तरफ लाएंगे। इसके लिए हम बच्चों से छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे, जैसे प्राचीन काल में भारत में व्यापार करने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आए, यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए किस नए मार्ग की खोज की, यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का क्रम क्या था और अंग्रेजों ने भारत में अपने राज्य को किस प्रकार बढ़ाया। ये एक समस्यात्मक प्रश्न होगा और इसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम बच्चों से कह सकते हैं कि आइए बच्चों, आज हम जानें कि भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन से तरीके अपनाए। अब हमारा दूसरा चरण है शिक्षण के दौरान। ये हमारा करीब 25 मिनट का चरण रहता है। अब हम शुरुआत करेंगे और बच्चों को बताएंगे। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति कम हो गई थी, जिसके कारण अलग अलग प्रांत और क्षेत्रों के शासकों द्वारा अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली गई थी। इनमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख थे। ये सभी स्वतंत्र शासक बन गए थे और अपनी सत्ता स्वयं चलाते थे। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच पूरे विश्व में अपने उपनिवेश बनाने और व्यापार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक लगातार युद्ध होते रहे। फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही भारत को अपना उपनिवेश राज्य बनाना चाहते थे और पूरे भारत के व्यापार पर अपना कब्जा करना चाहते थे। अब हम बच्चों को बताएंगे कि उपनिवेश राज्य क्या होता है। जब एक देश जैसे इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वे सर्वा मुख्य देश बन जाता है। मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश अर्थात पहला देश तो उन्नति करता चला जाता है, जबकि उपनिवेश देश अर्थात दूसरा देश अवनति की ओर जाने लगता है। उस समय भारत देश में प्राकृतिक संसाधन एवं मानव संसाधन की कोई कमी नहीं थी, जिसके कारण इंग्लैंड यहाँ के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने देश की उन्नति के लिए करना चाहता था और भारत के व्यापार पर एक छत्र कब्जा करना चाहता था। आप बच्चों को साथ साथ में चित्र भी दिखा सकते हैं। इस समय तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति शब्द का अर्थ है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया विशेष अभियान। अतः वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। इंग्लैंड अपने यहाँ का बना हुआ सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत में ऊंचे दाम में बेचना चाहता था। साथ ही भारत में बुना हुआ कपड़ा यूरोप में बेचकर धन कमाना चाहता था। भारत में कई जरूरी फसलें जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय आदि उगवाकर उन्हें दूर दूर बेचना चाहते थे। यह सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर
अपना नियंत्रण बनाने की जरूरत भी महसूस हो रही थी। अंग्रेजों ने भारत के मुख्य स्थानों पर रेलवे लाइन, सड़क, दूरसंचार आदि की व्यवस्था करना शुरू किया। इस प्रकार की व्यवस्था हो जाने से उन्हें व्यापार में बहुत आसानी हो गई और उनके व्यापार में दिनों दिन तेजी आने लगी और उनका मुनाफा भी बढ़ने लगा। अंग्रेज भारत से कच्चा माल कम दामों में खरीद रहे थे और रेलवे लाइन और सड़कों के कारण उनके आने जाने का खर्चा भी काफ़ी कम हो गया था। इन दोनों कारणों से इंग्लैंड में बनने वाले सामान का लागत मूल्य बहुत कम आ रहा था। इस प्रकार कम लागत मूल्य वाले सामान को अच्छे दामों में बेचकर अंग्रेज व्यापारी बहुत धन कमा रहे थे। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए लंबे समय तक एक दूसरे से लड़ती रहीं। इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश इंग्लैंड और फ्रांस से सैनिक बुलवाने लगीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था और दूसरी ओर डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व संभाल रखा था। यहाँ पर हम बच्चों को चित्र भी दिखाएंगे। इस समय तक मुगल साम्राज्य की शक्ति लगभग खत्म हो गई थी। राजा और नवाब अपने आपस की लड़ाई में इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में नहीं हिचकते थे। दोनों ही कंपनियां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन क्षेत्रीय शासकों की आपस की लड़ाई में शामिल होने लगी। अगर कंपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती और अपनी सेना उसके लिए लड़ने भेज देती तो उस राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी। उस समय यूरोपीय सेना की स्थिति भारतीय सेना से बहुत अच्छी थी, इसलिए यूरोपीय सेना की सहायता मिलने पर उस राजा की जीत एक प्रकार से निश्चित हो जाती थी। यूरोपीय सेना के पास बहुत अच्छी नौसेना थी। नौसेना का अर्थ है वह सेना जो समुद्र में सीमाओं की रक्षा का कार्य करती है। बेहतर नौसेना व्यापार के लिए उनका मार्ग आसान करती थी। यूरोपीय सेना में प्रयोग होने वाली तोपें और बंदूकें उच्च शक्ति की थीं। यह सेना जिस राजा के साथ होती उसकी सैन्य ताकत बहुत बढ़ जाती थी। राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले में कंपनियां उनसे व्यापार की कई रियायतें ऐंठने लगीं। राजा को अपनी सैनिक सहायता देने के बदले में कंपनियां राजा से व्यापार में बहुत तरह की छूट लेने लगीं। इसके अतिरिक्त राजा कंपनी की सहायता के बदले में उसे बहुत धन भेंट देते थे। कई बार राज्य का एक बड़ा हिस्सा राजा को कंपनी को देना पड़ता था। राज्य का जो हिस्सा कंपनी को मिल जाता था उसके अंतर्गत आने वाले गांवों और शहरों से कंपनी लगान वसूल करती थी। इस प्रकार सैनिक सहायता के बदले में कंपनी को धन और राज्य में हिस्सा दोनों मिल जाते थे। दोनों ही कंपनियों ने भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। इनके द्वारा दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच युद्ध लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। अंत में 1760 ईस्वी में वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित रहे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक चला। द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 तक चला तथा अंतिम युद्ध 1756 से 1763 तक चला। इसके बाद एक तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल व्यापार तक सीमित हो गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के साथ साथ भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार करना भी प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार हम अपने बच्चों को ये पाठ अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अब हमारा आता है तीसरा चरण, शिक्षण के अंत, जिसमें हम बच्चों द्वारा अभी तक पढ़ाए गए पाठ का मूल्यांकन करते हैं। इसके लिए हम प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है, नीचे लिखे कथनों में से सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। इसे आप ब्लैक बोर्ड पर करा सकते हैं, लिख करके इसे बच्चों से चर्चा द्वारा इसको हम कराएंगे। तो इसमें हमने 5 छोटे छोटे प्रश्न लिखे हैं, जिसमें सही और गलत का आपको निशान बच्चों से बातचीत करके और उनके मूल्यांकन के आधार पर लगाना है। इसके बाद हम बच्चों को कुछ गृह कार्य भी देंगे, जिसके लिए भी हमने यहाँ पर प्रश्न आपको दिए हैं। तो इस तरह से बच्चों को पाठ पढ़ा के उनका मूल्यांकन करके हम अपनी शिक्षण योजना बच्चों के साथ कर सकते हैं, पूरा उनको पाठ पढ़ा सकते हैं। इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा और उन्हें पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इस शिक्षण योजना को आप अपने रजिस्टर पर लिख करके अपने रजिस्टर वर्क को भी पूरा कर सकते हैं।
तो आशा है आपको ये शिक्षण योजना पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी होगी। धन्यवाद। ये शिक्षण योजना सभी बीएड वाले बच्चों के लिए और जो लोग डीएलएड कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसके द्वारा वो अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। हमें सुझाव देने के लिए अवश्य कमेंट करें, और अगर आप हमारी शिक्षण योजना को देखा है और आपको ये लाभकारी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।